जय सनातन साम्राज्य मित्रों, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत जानकारी है इसमें। बॉलीवुड का असली डीएनए अगर आपको पकड़ना है तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए और आप अपनी आने वाली पीढ़ी और अन्य लोगों को भी बता सके कि बॉलीवुड में गंदगी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ये लोग हमारे राष्ट्र को खराब करने का या भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। हमें और हमारे बाप दादाओं को तो बॉलीवुड ने बहुत मूर्ख बनाया, लेकिन यह वीडियो एक प्रयास है कि अब और नहीं। सनातन या हिंदू को नीचा दिखाने का कार्य बॉलीवुड में 90 से स्टार्ट नहीं हुआ, यानी दाऊद इब्राहिम ने उसको स्टार्ट नहीं किया। यह कार्य तो 1947 में प्रारंभ हो चुका था। दाऊद इब्राहिम ने तो केवल यह कार्य आगे बढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात रशिया और यूएसए में कोल्ड वॉर प्रारंभ हो चुका और यह कोल्ड वॉर शस्त्रों से नहीं, दिमाग से खेला जा रहा था। एक प्रकार से यह युद्ध कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में था और भारत की भूमि उनके लिए एक रणभूमि थी। कम्युनिस्ट को अगर किसी समाज पे हमला करना है तो वो मीडिया का सहारा लेंगे और फिल्मों का सहारा लेंगे। और रशिया ने अपनी जासूसी संस्था केजीबी को यह काम दिया कि भारत की मीडिया यानी न्यूज़पेपर और फिल्मों को वो कंट्रोल करे और चाचा नेहरू की सहाय से उन्होंने वो कार्य संपन्न भी किया। रशिया को आज भी आप अपना एक अच्छा दोस्त मानते हो तो ये बात सुन लो कि रशिया ने भारत को घटिया वेपन्स के सिवाय और कुछ नहीं दिया। रशिया ने एक और चीज भी दी जो भारत के गले पड़े हुए कम्युनिस्ट है, वो रशिया की देन है जो आजकल चाइना से कमाई खा रहे हैं। बॉलीवुड की पुरानी कथाओं पे आप ध्यान दो तो सभी कथाएं एक ही प्रकार की होती है, जिसमें धनवान हमेशा विलन होता है और हीरो हमेशा गरीब। विश्व के हर एक गरीब की गरीबी का कारण धनवान ही होता है। गरीब हीरो, अमीर हीरोइन और अमीर हीरोइन का बाप विलन। ब्राह्मण या पूजा पाठ करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी विलन होता है और ये कम्युनिस्ट की निशानियां हैं। कम्युनिस्ट सर्वप्रथम चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र नास्तिक बने और अपने राष्ट्र में मेजोरिटी जो थी वो हिंदू की थी, यानी सनातन की थी। कम्युनिस्ट का दूसरा प्रोपेगेंडा ये होता है कि कैपिटलिज्म को खत्म करना, यानी मिल मालिक और मजदूर में हमेशा लड़ाई करवाना, जो बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में भी होता था। यूएसएसआर की जासूसी संस्था केजीबी के पैसों से चलने वाले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स और साथ साथ में लिरिसिस्ट सबने मिलकर एक पैकेज तैयार किया। एक फिल्म बनाओ और उस फिल्म में ये सारी चीजें डाल दो और उसके पश्चात आने वाली सारी फिल्मों में यही रिपीट करते रहो दूसरी कथा के माध्यम से। 1927 में नेहरू मिलते हैं स्टालिन से। हालांकि स्टालिन का नेहरू और गांधी के लिए ये मानना था कि वो ब्रिटिशर्स की है। इस मुलाकात के पश्चात नेहरू और गांधी दोनों स्टालिन से बहुत प्रभावित हुए। अंग्रेजों को वैसे पता था कि भारत कभी ना कभी इंडिपेंडेंस उनसे छीन के रहेगा, लेकिन उनको उस वक्त ही पता चल गया कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत रशिया के पलड़े में जाएगा। तो 1927 में स्टालिन से मुलाकात होती है और 1930 में जीना अलग पाकिस्तान की डिमांड खड़ी करता है। आप क्रोनोलॉजी समझो। एम.एन. रॉय ने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, मैन आई मेट करके। जैसे ही नेताजी ने हमें आज़ादी दिलाई तो नेहरू ने सारे एक्टर्स, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सबको रशिया भेजा, यूएसएसआर भेजा उनके कम्युनिज्म के प्रशिक्षण के लिए। तो रशिया जाने वाले यह कलाकार थे: राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, बलराज साहनी, चेतन आनंद, के अब्बास, नरगिस, बीमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, निरूपा रॉय, सलील चौधरी, अनिल विश्वास। अब ये नाम जो मैंने दिए हैं आपको, उस नामों में एक पैटर्न देखो, या तो सारे आर्टिस्ट पंजाबी है, या तो बंगाली है, या फिर मुसलमान है। उस समय पंजाबी और बंगाली की मनोस्थिति यह थी कि उनका पंजाबी या बंगाली होना उनके हिंदू या मुसलमान होने से या फिर भारतीय होने से भी ऊपर था, यानी उनके लिए टॉप आइडेंटिटी जो थी वो पंजाबी या बंगाली। और मोहम्मद अली जिन्ना भी यह बात जानते थे। बंगाल को मत तकसीम कीजिएगा, क्योंकि एक पंजाबी पहले होता है, हिंदू या मुसलमान बाद में होता है जी। इसी तरह से कहा कि एक बंगाली पहले बंगाली होता है, फिर या हिंदू होता है या मुसलमान होता है जी। तो ये तो टू नेशन थ्योरी की नेगेशन नहीं है। तभी तो पार्टीशन के समय पंजाब और बंगाली भारत के हाथ से गया और बाकी का पाकिस्तान तो ऑलरेडी पाकिस्तानी था। बॉलीवुड में इनसाइडर और आउटसाइडर का गेम भी बहुत पहले से ही प्रारंभ हो चुका था। आप यदि बॉलीवुड के पुराने स्टार्स देखें तो जिनमें राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, गुरु दत्त, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, शशि कपूर, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन, जिनकी माँ तेजी बच्चन पंजाबी थी, और लास्ट में आए मिथुन चक्रवर्ती। विलन भी आप देखो तो प्राण, प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ, मदनपुरी, सारे पंजाबी या बंगाली। तो इसमें होता यह था
कि केजीबी और मीडिया किसी भी आउटसाइडर को अलाउ ही नहीं कर रही, पंजाबी या बंगाली छोड़ के किसी और की फिल्मों को प्रमोट ही नहीं कर रही थी, और जनता के पास सोशल मीडिया जैसा कोई साधन नहीं था, तो उनको सदैव मीडिया की बातें सच्ची लगती थी। संजीव कुमार जैसा प्रतिभाशाली एक्टर अगर बंगाली या पंजाबी होता तो आज वो कुछ और स्थान पर होता। उस समय की बॉलीवुड फिल्में अच्छी थी या बुरी, वो एक भिन्न चर्चा का विषय है, परंतु सारी कथाओं में एक ही प्रकार की वार्ता होती थी, जिसने लोगों के मन में भ्रम डाल दिया कि धनवान हमेशा खराब होता है और गरीब की गरीबी का कारण सरकार की पॉलिसी नहीं परंतु केवल धनवान ही है, और यही कम्युनिज्म है। बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों ने हमें इस तरीके से बनाया है जिसमें हीरोइन के धनवान बाप को कभी भी गरीब हीरो की सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं होती। गरीब हीरो भले ही कितना बड़ा चोर हो, जुआरी हो, झूठ बोलता हो, परंतु उसकी मोहब्बत सच्ची होती है। आप अगर एक बेटी के पिता हो तो क्या किसी बड़े चोर या जुआरी की सच्ची मोहब्बत पर आप विश्वास करोगे? लेकिन बॉलीवुड वालों ने हीरो के माथे पर सच्ची मोहब्बत का मीटर फिक्स कर रखा था। बॉलीवुड वालों को गोली की असली आवाज भी पता नहीं थी। ऐसी कोई गोली की आवाज होती है? वैसा तो कचरा भरा पड़ा था बॉलीवुड में, डायरेक्टर्स का और एक्टर्स का। वे लोग वास्तविकता से बहुत बहुत दूर थे और जानबूझकर दूर थे। निरूपा रॉय को पहचानते हो आप? वही जो अमिताभ बच्चन की मां बनी घूमी फिर रही थी हर एक फिल्म में। उस हीरोइन का करियर जो स्टार्ट हुआ वो पार्वती के रोल से हुआ। उसने इतनी सारी हिंदू माइथोलॉजिकल फिल्में करी, लेकिन जैसे ही वो रशिया गई और रशिया से आने के बाद उसने एक भी हिंदू माइथोलॉजिकल फिल्म में काम नहीं किया। रशिया में उसका पूरा हृदय परिवर्तन किया गया। जब तक उसने माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया तब तक वो हीरोइन के तौर पे सक्सेस होती रही, लेकिन जैसे ही उसने माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम करना छोड़ दिया वैसे ही उसके करियर की माँ बहन हो गई और वो अमिताभ की माँ बनकर रह गई। अब वापस एक बार गूगल कर लीजिए, जितने भी पंजाबी कलाकार हिट हुए थे वो सारे भारत में माइग्रेट हुए थे, और उनके परिवार के साथ कभी भी वो दुराचार नहीं हुआ जो हमारे लाखों भारतीय भाइयों के साथ हुआ। तो उन सभी की पाकिस्तान के लिए भी एक फैंटेसी कुछ अलग लेवल की ही थी। पाकिस्तान का प्यार उनके दिल में बहुत उमड़ रहा था। तो नेहरू ने कम्युनिज्म का बॉलीवुड में गुल खिलाया और उस गुल से फूल तोड़ने का कार्य प्रारंभ किया राज कपूर ने। हाँ, ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राज कपूर। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 1951 में आवारा फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राज कपूर एक चोर होता है जिसने हीरोइन नूतन की कार चुराई होती है, लेकिन कार चुराने के बाद उसको नूतन से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। और एक सीन में चोर राज कपूर खुद बोल रहा होता है कि समाज में धनवान लोग चोर हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर एक नेगेटिव शेड में रोल कर रहा होता है। उसका भी एक डायलॉग होता है कि डकैत का बेटा डकैत और चोर का बेटा चोर होता है। वो तो पता नहीं, लेकिन उसके खानदान से सारे एक्टर्स ही पैदा हुए। 1953 में एक और फिल्म आई थी 2 बीघा जमीन, जिसके मुख्य पात्र थे बलराज साहनी। बलराज साहनी अपनी असल जिंदगी में कम्युनिस्ट था और वो उसके लिए जेल भी जा चुका था। इस फिल्म में बलराज साहनी अपनी जमीन गंवा चुका होता है और उस जमीन के लिए जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो कोर्ट में जज साहब से लेकर कोर्ट में बैठे हुए सारे अमीर और वकील उस पर अट्टहास्य करते हैं, जो बिल्कुल ही अवास्तविक है। 1955 में रिलीज हुई श्री 420। उसमें भी क्या 420 ही हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। फिल्म के प्रारंभ में पढ़ा लिखा राज कपूर नौकरी के लिए शहर जाता है और पहले ही दिन बिना स्ट्रगल किए मान लेता है कि शहर में पैसा कमाना है तो ईमानदारी से नहीं कमा सकते। फिल्म में विलन का नाम अगेन शेख सोना चंद धर्मानंद होता है, शुद्ध हिंदी बोलने वाला और पूजा पाठ करने वाला। तो पूरी फिल्म में हीरो बेईमानी करता है और क्लाइमेक्स में कुछ मिनट्स में वो ईमानदारी पे भाषण देता है। 1956 में रिलीज हुई जागते रहो में राज कपूर ने तो हद ही कर दी। एक ज्योतिषी ब्राह्मण घोड़े की रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा उसकी भविष्यवाणी कर रहा था। एक अन्य ब्राह्मण के अनैतिक संबंध भी दिखाए गए थे। एक हिंदू धनवान व्यक्ति नकली नोटों का कारोबार कर रहा होता है और वह कारोबार चल रहा होता है ऋषि वाल्मीकि की तस्वीर के पीछे। और अंत में तो माय गॉड क्या डायलॉग था। गरीब किसान आदमी ने यही सीखा है कि मैं भी चोर बनूं, डाकू बनूं और आपसे आगे बढ़ूं। फिर आता है 1957 में नया दौर पे। गांव एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान होता है जिनके रोड्स खराब होते हैं। एक धनवान व्यक्ति वहां पर रोड बनाकर बस सेवा चालू करने का प्रयत्न करता है, परंतु इससे गांव के तांगे वालों का व्यापार नष्ट होता है। तो गांव में बस चलेगी या तांगा चलेगा, उसके लिए बस और तांगे के बीच में एक रेस होती है। ये एक फालतू सॉल्यूशन दिखाया है। एक प्रमुख तीर्थ स्थान होने के बावजूद वहां के रोड खराब होते हैं, तो सरकार को कंप्लेन करने की जगह ये लोग ये सॉल्यूशन ला कर देते हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पे भी कचरा और समाज सुधार के नाम पे भी। फिर 1953 में एक और फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है फुटपाथ। उसमें दिलीप कुमार एक डायलॉग मारता है कि पैसे वालों की बेटी और क्या बात करेगी। पैसों वालों की बेटी क्या बात करती है वो मेरे से पूछे। मेरे माता पिता का जब विवाह हुआ
तब मेरी माता बहुत अमीर खानदान से थी और मेरे पिता बहुत गरीब। तो मेरी माँ ने मेरे पिता को किस तरीके से सपोर्ट किया था वो मैंने सब देखा। और ये लोग बोलते हैं कि अमीर की बेटी क्या बात करेगी। इन सारी फिल्मों ने यूएसएसआर में भी बहुत बड़ा कारोबार किया और बॉलीवुड ने उससे बहुत कमाई की। यूएसएसआर की सरकार भी अपने लोगों को बनाती रही और उनको बोलती रही कि गरीबी में भी कैसे खुश रहना है, वो इस बॉलीवुड से सीखे। तो बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा वहां पे भी चलता रहा। जैसे ही नेहरू टपक जाता है, ये बॉलीवुड के स्टार सब सोचने लगते हैं कि हम गरीब नहीं दिख रहे हैं, हम तो वैसे दिखने में अमीर हैं। तो उन सभी ने अमीर का रोल स्टार्ट कर दिया। परंतु बॉलीवुड की नींव वो रख के जा चुके थे और बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और आने वाले एक्टर्स इस स्टोरी लाइन से हटना नहीं चाहते थे। फिर भी अमीर गरीब और हिंदू हेट्रेड पे फिल्म बनती रही। दिल अपना और प्रीत पराई, घूंघट, जंगली, जिंदगी और ख्वाब, प्रोफेसर, मैं चुप रहूंगी, आई मिलन की बेला, जब जब फूल खिले, दो बदन, ये सारी मूवीज में भी यही स्टोरी लाइन थी। परंतु राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स थोड़ा बहुत इन स्टोरी लाइन से हटना स्टार्ट हुए। फिर भी राजेश खन्ना ने तो रोटी और नमक हराम जैसी कम्युनिस्ट फिल्में दी। नमक हराम तो एक उत्कृष्ट कम्युनिस्ट फिल्म थी। फिर आए सो कॉल्ड सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन मंदिर का प्रसाद नहीं खाते, लेकिन 786 का बिल्ला हाथों में आराम से पहन लेते हैं। परिश्रम करने वाला एक गरीब मजदूर अगर डॉन बन जाता है तो उसकी लाइफ कैसे ग्लोरीफाई होती है वो इस फिल्म में दिखाया गया। और अंत में 5-10 मिनट कुछ ईमानदारी के भाषण। वैसे इस फिल्म की पटकथा जावेद अख्तर ने लिखी थी। जावेद अख्तर का बाप जान निसार अख्तर था, हार्डकोर कम्युनिस्ट। जावेद अख्तर का जब जन्म हुआ तो उसके बाप ने उसके कानों में कुरान की आयतें नहीं, कम्युनिस्ट की कविता गाई थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह जावेद अख्तर ने खुद ने बोला है। परंतु राजेश खन्ना और अमिताभ के समय बॉलीवुड पूरा यूएसएसआर और केजीबी के हाथों से फिसल रहा था, क्योंकि ये दोनों हीरो अपने आप को गरीब बनने से ज्यादा अमीर के रोल में पसंद करते थे। तो कम्युनिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 में एनएफडीसी की स्थापना की, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और उन्होंने अमीर गरीब वाली फिल्में बनाना स्टार्ट किया। और एनएफडीसी की अधिकतर फिल्मों में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विद्यार्थी होते थे। ये जो आजकल आप नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, इनका जो सुन रहे हो वो उनकी पैदाइश है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कौन कौन विद्यार्थी रहे, उनके नाम आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। उसमें थे नसरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता, रत्ना पाठक, राकेश बेदी, फारूक शेख, ओम पुरी, अनुपम खेर, पंकज कपूर, अमोल पालेकर, राज बब्बर, पवन मल्होत्रा, रघुवीर यादव वगैरह वगैरह। और एनएफडीसी ने जो सर्वप्रथम फिल्म बनाई गांधी, उसमें क्या कांड हुआ था उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी और ऊपर आप अभी वो टैब देख रहे हो। तो एनएफडीसी ने जो फिल्में बनाई उसके नाम मैं आपको अभी देता हूँ। जाने भी दो यारो, आक्रोश, अर्ध सत्या, सलाम बॉम्बे, मैं जिंदा हूँ, सलीम लंगड़े पे मत रो, यह सारी फिल्मों में भी वही था, अमीर गरीब, गरीब गुंडा, मजबूरी, लाचारी, परंतु सरकार अच्छी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कम्युनिस्ट पैदा करना अभी भी खत्म नहीं किया। आज के युग के आप कलाकार देखो तो शाहरुख खान, अनुराग कश्यप, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, तिग्मांशु धूलिया, मोहम्मद जीशान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, यशपाल शर्मा, आशुतोष राणा, संजय मिश्रा, विपिन शर्मा वगैरह वगैरह। यूएसएसआर तो 1991 में खत्म हो गया, उसकी पकड़ पूरी बॉलीवुड से निकल गई और दाऊद इब्राहिम के हाथों में चली गई। लेकिन एनएफडीसी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आज भी कम्युनिस्ट पैदा हो रहे हैं। तो आज भी आपको बॉलीवुड में एक्टर क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वह भी देखना है, लेकिन क्या ना बोल के क्या कहना चाह रहा है वो भी आपको देखना है। वैसे यूएसएसआर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो फिल्म थी वो थी डिस्को डांसर। उसमें भी वही स्टोरी, अमीर विलन, गरीब हीरो की माँ बीमार, और अमीर विलन गरीब हीरो को आगे बढ़ने से रोक रहा है। पूरा बॉलीवुड अपनी फिल्मों में अमीर गरीब का भेद समझाता रहा और खुद अमीर बनते गए। किसी ने यह नहीं बताया कि धीरूभाई अंबानी की कंपनी के शेयर खरीदकर कितने लोगों ने अपनी बेटियों की शादी करवाई, और उनके शेयर ने ना अमीर देखा, ना गरीब देखा, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, परंतु धीरूभाई अंबानी बॉलीवुड में विलन। तो रशिया को मित्र राष्ट्र मानने वाले लोग ये जान लें कि रशिया ये आज भी कर सकता है, परंतु रशिया को यह करने में 3 विघ्न है। एक तो खुद का कंगाल होना, दूसरी नेशनलिस्ट सरकार, और तीसरा सबसे बड़ा हम। इसी संदेश के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। जय सनातन साम्राज्य।